हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने सक्सेस द विजन के यूट्यूब चैनल में। आप आइए और देखते हैं, हम अपनी ही पहली वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं। जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हिंदी, और जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर हिंदी भाषा। तो भाषा के रूप में हम देखते हैं चैप्टर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो देखते हैं क्या है भाषा और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से बनेंगे, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा साथ ही साथ। तो यहाँ पर चैप्टर जो हमारा भाषा है, इस भाषा का अगर हम सबसे पहले देखें कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो संस्कृत के भाष शब्द से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या व्यक्त करना। यानी अपने विचारों को अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ेगा। तो माध्यम जो होता है वो हमारे विचारों को सामने वाले तक पहुंचा देता है, और यह माध्यम किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम जो हुआ, हमने उसको भाषा कहा है। तो भाषा जो हो गई, भाषा का मतलब क्या हो गया? भाषा का सीधा सीधा मतलब हो गया कि अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा के प्रकार की। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो भाषा के प्रकार को इसके माध्यम के आधार पर ही हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है आपका मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा में होता क्या है? जो हम मुख के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, यानी बोलकर जिन विचारों को व्यक्त किया जाता है, जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है, हम भाषा के उस माध्यम को मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये बोलकर विचारों की अभिव्यक्ति। और लिखित भाषा में हो जाएगा लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति। उसी तरह से फिर तीसरा है सांकेतिक भाषा, यानी संकेतों या कह सकते हैं इशारों के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति। तो हमें कोई भी बात अगर किसी से कहनी है तो बात को रखने के लिए हमारे पास 3 माध्यम है। तीनों माध्यम में पहला मौखिक यानी बोलकर हम अपनी बात रख सकते हैं, दूसरा लिखित भाषा जिसमें हम लिखकर विचारों को रख सकते हैं, और तीसरा है आपका सांकेतिक भाषा, यानी संकेत या फिर इशारों के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद हिंदी भाषा के अगर रूप की बात करें कि हिंदी भाषा के कितने रूप होते हैं, तो हिंदी भाषा के निम्न 4 रूप हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो पहला जो है रूप इसका वो क्षेत्रीय बोली। ये जो क्षेत्रीय बोली है ये क्या होती है? तो क्षेत्रीय बोली ये किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली बोलियां हो सकती हैं, और ऐसी बोलियां जो व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं बोली जाती, उनके आधार पर नहीं बोली जाती, तो हम ऐसी बोलियों को क्षेत्रीय बोली कहते हैं। इसको सामान्य रूप से क्वेश्चन जो आता है सीधे सीधे ये पूछता है कि घरों में जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है उसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रहे, जो घर में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा वो होती है जिसमें हम कभी व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं करते। तो ध्यान रहे, जनता के द्वारा अपने घरों में विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय बोली कहते हैं। अब ध्यान रखें, इसी से जोड़कर हम देखेंगे, अगर कोई क्षेत्रीय बोली व्याकरण के ढांचे में ढलकर अपना व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है, किसमें? व्याकरण के नियमों के आधार पर बोली जाती है, ऐसी बोली को या ऐसी भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। यानी ये क्षेत्रीय बोली का परिष्कृत और शुद्ध रूप है। इसके बाद तीसरे नंबर की भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा। जो राष्ट्रभाषा है ये क्या है? राष्ट्र का अर्थ होता है देश, और देश बनता है जनता से, तो जनता की भाषा को हम कह सकते हैं राष्ट्रभाषा। यानी अगर किसी देश की 50% से ज़्यादा लोग या जनता जिस भाषा को बोलेंगे, उस देश की उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे कि अगर बात करें भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में, तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, क्योंकि भारत में आधे से अधिक जनता जो है वो हिंदी को बोलने वाली है, इसीलिए हिंदी को भारत ने राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया। लेकिन एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि राष्ट्रभाषा शब्द का कहीं भी संविधान में जिक्र नहीं मिलता। इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिर से बता रहा हूँ, राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता। क्वेश्चन आया हुआ है ये, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। फिर नंबर 4 पर है आपकी राजभाषा। तो ये राजभाषा क्या होती है? तो राज्य की भाषा, इसका मतलब कार्यालय की भाषा। कार्यालय यानी सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको हम राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि भारतीय संविधान में जिस भाषा के रूप का प्रयोग हुआ है वो भाषा राजभाषा ही है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो राजभाषा का प्रयोग हुआ है संविधान में, ना कि राष्ट्रभाषा का। ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है कि राजभाषा शब्द का प्रयोग है, ना कि राष्ट्रभाषा का। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो संस्कृत भाषा जो हिंदी भाषा जो है वो किससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से मानी जाती है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और ये भी माना जाता है कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत को माना जाता है। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। तो इस आधार पर भारतीय भाषाओं की जननी जो है संस्कृत है, तो हिंदी भाषा की जननी भी कौन हो गई, संस्कृत हो गई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। फिर हिंदी भाषा के अगर विकास का क्रम देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सीधे सीधे आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसको क्रम में लगाइए, तो इसको भी ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद जिस भाषा का विकास हुआ है वो आपकी पाली भाषा है। पाली भाषा के बाद आपकी प्राकृत भाषा है। प्राकृत के बाद आपकी अर्धमगधी भाषा है। उसके बाद खड़ी बोली और फिर लास्ट में आप पर आता है हिंदी। तो सबसे अंत में हिंदी है। इस प्रकार हिंदी की जो जननी हुई वो संस्कृत हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इनको याद करने की बात है तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इतिहास से संबंधित करके भी देखें तो हो जाएगा। संस्कृत को अगर देखें तो ये वेदों की या ब्राह्मण ग्रंथों की या हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों की भाषा है। फिर आ जाती है पाली। पाली बौद्ध ग्रंथों की भाषा है। प्राकृत ये जैन ग्रंथों की भाषा है। अर्धमगधी ये मगध और उसके आसपास बोले जाने वाली भाषा का जो समूह है ये वो है। और अगर देखें इसके अलावा तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी आ जाता है कि अगर ये कह दे अर्धमगधी ना कहकर सौर सैनी कह दे या कोई अन्य भाषा कह दे, तो जो भी और कोई भाषा देगा बस यहाँ पर रख देना है आपको। ठीक है, बाकी सबका क्रम यही रहेगा, केवल यहाँ पर उस भाषा को हटा देना है, अर्धमगधी को हटा देना है। इनके अलावा 1 2 3 4 5 इन यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, खड़ी बोली और हिंदी, इन सब का क्रम वही रहेगा। जो अन्य भाषा मिलती है अर्धमगधी से अलग उसको आप यहाँ रख देना, क्रम गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी खड़ी बोली। तो खड़ी बोली का जो आविष्कार किया था वो किया था अमीर खुसरो ने। ये जो अमीर खुसरो थे ये प्रसिद्ध सूफी संत थे और फारसी भाषा के कवि भी थे। फारसी भाषा के कवि भी थे। ये जो अमीर खुसरो हैं इतने इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें भारत का तोता भी कहते हैं। भारत का तोता यानी कि तूतीय हिंदवी अमीर खुसरो को बोला जाता है। अमीर खुसरो ने ही तबले का आविष्कार किया था और अमीर खुसरो ने ही यहाँ पर सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन हिस्ट्री में आ जाते हैं, इतिहास में पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। और खड़ी बोली से विकास हुआ है हिंदी का। हिंदी के जिस रूप को आज हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोलते हैं और सुनते हैं, वो सारे के सारे जो हैं हिंदी भाषा के रूप में ही बोलते हैं और वो खड़ी बोली का ही परिष्कृत रूप है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ध्यान रहे, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत में लगभग 436 बोलियां बोली जाती हैं। इनकी संख्या को थोड़ा सा ध्यान में रखना, 436 बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भी देखें तो उसमें सीधे सीधे कहा है कि हिंदी भाषा जो होगी वो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ये मैं पॉइंट आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं। तो हिंदी भाषा की अगर उपभाषाओं की बात करें तो ध्यान रहे हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 5 उपभाषाएं हिंदी भाषा की हैं। और 5 उपभाषाओं में अगर पहली उपभाषा को देखें तो पहली उपभाषा है आपकी राजस्थानी हिंदी। ठीक है,
तो राजस्थानी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, तो चौथे नंबर पर है बिहारी हिंदी और पाँचवें नंबर पर आपकी पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार ये पाँचों उपभाषाओं को हम देखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन थोड़ा इस रूप में पूछ लेता है कि कौन सी हिंदी का भाग है, कौन सी वाली बोली। तो ये जो यहाँ पर लिखी हैं ये सारी की सारी नीचे ये हैं बोलियाँ, और ये बोलियाँ कौन कौन से क्षेत्र या फिर राज्यों में बोली जाती हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हो गई तुम्हारी उपभाषाएं। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा अगर टेबल याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी राजस्थानी हिंदी है, तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं या कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो यहाँ पर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक राजस्थानी तो सीधी सीधी आएगी, दूसरे एक मारवाड़ी आएगी और तीसरे सिंधी आएगी। अब क्षेत्रों को अगर इन भाषाओं को ध्यान में रखना है जोड़कर, तो यहाँ पर क्षेत्रों के आधार पर रख सकते हैं। जैसे राजस्थानी हिंदी को राजस्थान से जोड़ो, राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी हिंदी को मालवा से जोड़ दो और सिंधी को सिंध से जोड़ दो, ठीक है। तो बड़े आराम से इनके क्षेत्र और इनकी बोलियाँ ये ध्यान रह जाएंगी, ठीक है। तो ये राजस्थान में बोली जाएगी राजस्थानी, मारवाड़ी मालवा में और सिंध में सिंधी बोलियाँ। फिर है तुम्हारी पश्चिमी हिंदी, ये दूसरी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी में कुल मिलाकर 7 को याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर आती हैं 3 बोलियाँ और यहाँ पर आती हैं 7 बोलियाँ। ये 7 कौन कौन सी हैं? खड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू, हरियाणवी और कौरवी। और ये जिन क्षेत्रों में बोली जाती हैं वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। ये 4 राज्य ऐसे हैं, ठीक, जहाँ पर ये बोलियाँ बोली जाती हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी जो है इसके अंतर्गत आने वाली 3 बोलियाँ हैं, जिसमें एक अवधी, अवध में बोली जाने वाली, बघेली, बघेलखंड में, और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रों को बड़े आराम से ध्यान रखा जा सकता है। अवध, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश का भाग है, बघेलखंड पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका छत्तीसगढ़ में हो गया। तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ से जोड़कर तो 3 भाषाएं इसकी हो गई। बिहारी हिंदी नंबर 4 पे आती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण भाषा आपकी भोजपुरी, ठीक है। इसको संविधान के 8वीं अनुसूची में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है, इस पर लगातार चर्चा चलती रहती है। तो भोजपुरी है, यहाँ पर ये मगही और ये है आपकी मैथिली। तो यहाँ पर मैथिली और मगही और भोजपुरी ये तीनों हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हो सकता है आपको मगही ना देकर ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन देते, तो याद रखना मगही भाषा को ही पाली भाषा के नाम से जानते हैं। मगही भाषा को ही पाली भाषा के नाम से जानते हैं। तो इनके क्षेत्र जो हैं, बिहारी हिंदी बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और कभी झारखंड और बिहार एक ही थे लेकिन अब बट गए हैं, बिहार बटकर झारखंड बन गया। तो यहाँ पर बिहार और झारखंड दोनों ही वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये तीनों बोलियाँ बोली जाएंगी, ठीक है। फिर नंबर 5 पर आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाल में बोले जाने वाले कारण इसे गढ़वाली और कुमायूं वाली क्षेत्र में इसको कुमायूनी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों राज्य पहाड़ी राज्य, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर, कि इनमें से कौन सी हिंदी की उपभाषा ऐसी है जिसे विद्वानों ने मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। मानक हिंदी, हिंदी के विज्ञानियों ने पश्चिमी हिंदी को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। कौन सा? पश्चिमी हिंदी। तो याद रहे, मानक हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 7 आती हैं कुल मिलाकर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हिंदी की उपभाषाओं के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं। तो 3 बोलियां राजस्थानी के अंतर्गत हो गई, 3 पश्चिमी के अंतर्गत 7, 7 और 3 10, पूर्वी के 3 हो गई 13, और बिहारी के अंतर्गत आपके आ गई 3 16 हो गई, और 2 आ गई आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। इस प्रकार ये टोटल उपभाषाओं की संख्या कितनी हो गई इसमें? 18। तो ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना दोस्तों। हिंदी का ये चैप्टर मैं इस वीडियो में यहीं पर छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, इसी का आगे लाभ भाग जो होगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो डाल दी जाएगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।